हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 की। ये रिलेटेड रहेगा क्लास 8 साइंस से और जिसका टाइटल है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे और समझेंगे कि ये जो आंसर दिए गए हैं किस तरह से और किन पर्पजेज के लिए आंसर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आपको कुछ मटेरियल यहाँ पर दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इनसे ये पूछता है कि इनको आप थिन लेयर्स में किस मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो टाइटल है मेटल्स एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया था। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम पता करते हैं कि जो मेटल हैं उनको आप सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से आपके पास जो जिंक है वो मेटल है, इसको आप सीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और जिसमें ए स्टेटमेंट दी गई है 4। हमें इनमें से सही स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ऑल मेटल आर डक्टाइल, फर्स्ट स्टेटमेंट। ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो ये चारों स्टेटमेंट थोड़ा थोड़ा ठीक हैं, लेकिन जो तीसरे नंबर पर जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो इनमें सबसे सही है। जनरली मेटल आर डक्टाइल, जनरली वर्ड जो है वो इसको सही बना रहा है, क्योंकि मेटल की अगर हम बात करें तो मोस्टली मेटल जो डक्टाइल होती हैं, कुछ एक को छोड़ के, जैसे मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होती है तो हम इसको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और डक्टाइल का मीनिंग होता है ऐसा मटेरियल जिसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, फिल इन द ब्लैंक। इनमें आपको कुछ ब्लैंक दिए गए हैं सेंटेंसेस में। कंप्लीट सेंटेंस था और ब्लैंक छोड़ दिया गया, उसको कंप्लीट करना है। जैसे हमारे पास पहला है फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस इज ए वेरी, ब्लैंक दिया गया है और नॉन मेटल। फॉस्फोरस एक बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो यहाँ पर आंसर में रिएक्टिव लिखा जाएगा। उसके बाद बी जो है यहाँ पर वो है, मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट, और यहाँ पर एक बीच में डैश दिया गया, एक बाद में है। तो यहाँ पर कैसे कंडक्टर होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड साथ में इलेक्ट्रिसिटी। आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर। अब कॉपर से वो लेस रिएक्टिव होता है या ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बिहाफ पर हम ये आंसर देंगे। जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो मोर आएगा यहाँ पर। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। जब भी हम मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जनरली जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो हम हायर लेवल पे स्टडी करते हैं। बाकी जितने भी मेटल हैं वो सभी हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास रहेगा, जिसमें हमें स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए है, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो यहाँ पर नॉन मेटल की बात की गई है। हम ये तो जानते हैं कि मेटल एसिड के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन नॉन मेटल में ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि नॉन मेटल आसानी से एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती पोटेशियम, उसके बाद जो पॉइंट आता है वो सोडियम के लिए आता है। इसी तरह से थर्ड जो हमारे पास है, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर जिंक को क्या जिंक सल्फेट से अलग कर पाएगी? तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास, हमें बताना पड़ेगा रिएक्टिविटी के बेस पर। हम अच्छे से जानते हैं कि जो जिंक है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है,
इसका मतलब कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोल यानी कोयला, क्या कोयले से वायर बनाए जा सकते हैं? हम अच्छे से जानते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम नहीं बना सकते, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। एक तरफ आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई है और उनके ठीक सामने मेटल और नॉन मेटल को आपने फिल करना है। तो हमें यहाँ पर देखना है, पहले नंबर पर अपीयरेंस है। अपीयरेंस मेटल के केस में कैसा होता है, शाइनी होता है, और नॉन मेटल में कैसा होगा, ये डल टाइप। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो मेटल हार्ड होती हैं जनरली, कुछ एक को छोड़ करके, जैसे मर्क्यूरी है, सोडियम है, इनको छोड़ के जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। और नॉन मेटल की अगर बात करें तो ग्रेफाइट को अगर हम छोड़ दें या डायमंड को अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर क्या होती हैं, इनके जो सॉफ्ट होती हैं। मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि आप उस मटेरियल को सीड्स में कन्वर्ट कर पाएँ। मेटल को हम आसानी से सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी मटेरियल को वायर्स में कन्वर्ट कर देना। तो मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितने भी वायर है वो मेटल से बने हुए हैं। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन की अगर हम बात करें तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल में दोनों केसेस जो है फेवरेबल नहीं है, सिर्फ ग्रेफाइट ऐसा केस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो हम यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हैं। इनको आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और इस रीजन को एक्सप्लेन करना है। एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम। फूड आइटम की अगर हम बात करें तो उनको हम रोल आउट करते हैं एल्यूमिनियम की फॉइल्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की सीट आसानी से बनाई जा सकती है और ये सस्ता भी होता है, इसलिए हम फूड आइटम को इसमें रोल करते हैं। इमर्जन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। हम अच्छे से जानते हैं कि हीटर या फिर जो लिक्विड को हीट करने के लिए जो एक टेक्निक यूज की जाती है, उसमें जो रोड इस्तेमाल होती हैं वो मेटल या मेटालिक कंपोनेंट से बनी होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर पूछ रहा है, ऐसा क्यों? तो हम यहाँ पर अच्छे से जानते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, इसलिए आसानी से हीट अप हो जाएंगी और रिजल्ट में पानी को गर्म कर देंगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट। हम यहाँ जानते हैं, अभी अभी एक क्वेश्चन हम करके आए हैं कि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। ये लास्ट स्टेटमेंट है, सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर रहेगा, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, so in contact of oxygen or water H2O they heated up and burnt in the form of fire। इसलिए हमें सोडियम और पोटेशियम को एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट से अलग करना होता है और ऐसा हम कैरोसिन के केस में कर पाते हैं, इसलिए उनको कैरोसिन में डुबोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल्स इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, एक्सप्लेन। क्या आप लेमन यानी कि नींबू के टुकड़ों को, जो अचार होता है बनाने के लिए हम कट करते हैं नींबू को, क्या उन्हें हम एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तनों में रख सकते हैं? यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूछता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल होता है कि हम उनको एल्यूमिनियम यूटेंसिल में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम नींबू में प्रेजेंट एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएंगी और H2 रिलीज होगी यानी हाइड्रोजन, जो उस फूड आइटम को पॉइजनस बना देगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेमन जूस में
जो एसिड होते हैं लेमन पिकल्स में, वो एल्यूमिनियम के साथ यानी मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, और ये हाइड्रोजन गैस स्पॉइल कर सकती है हमारे खाने को, फूड आइटम को। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। आपको ग्रुप दिए गए हैं ए और बी। एक तरफ मेटल्स हैं और दूसरी तरफ वो मेटल जिनमें काम आती है उन टेक्निक में या किसी मटेरियल को बनाने में, वो उनके सामने लिखे गए हैं। आपको करेक्ट यहाँ पर मेजरमेंट करनी है। तो एक तरफ गोल्ड है, गोल्ड को आप इनमें से जब आप पुट अप करेंगे तो किस में यूज होता है? गोल्ड एक शाइनी मेटल है और जिसका यूज ज्वेलरीज में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन डी के साथ मैच होता है। दूसरा आयरन, आयरन का यूज हम कहाँ करते हैं? ज़्यादातर हम जो मशीनरीज या घर में यूज होने वाली चीज़ें होती है वो लोहे से बनी होती हैं, मशीनरीज के लिए जो है यहाँ पे यूज होगा ये। तो दूसरा ऑप्शन हमारा मैच हो जाता है ई के साथ। एल्यूमिनियम का कहाँ यूज होता है? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, इसको हम फूड रैप करने में जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तीसरा जो है वो सी के साथ मैच होता है। कार्बन जो है, कार्बन का इस्तेमाल कहाँ होता है? कार्बन का इस्तेमाल कोल एंड पेट्रोलियम में होता है, जो फ्यूल्स होते हैं, यानी कार्बन को हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो कार्बन है वो एफ के साथ मैच होता है। कॉपर, कॉपर जो है वो सस्ता होने के साथ साथ बेस्ट कंडक्टर में से एक होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। यानी जो पांचवा ऑप्शन है वो मैच होता है ऑप्शन बी के साथ। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का इस्तेमाल थर्मामीटर में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है चमकदार, वो मर्क्यूरी होता है। इसका मतलब थर्मामीटर जो है उनमें इस्तेमाल होगा। जो सिक्स्थ है वो मैच होता है ए के साथ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है और आपसे पूछता है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। What happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? यहाँ पर एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी पानी जिसमें मिलाया गया है ज़्यादा मात्रा में, ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड बहुत लो कैपेसिटी का होता है, उसको हमने कॉपर प्लेट के साथ अटैच करवाया, यानी उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डाल दी। तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। दोनों यहाँ पर वजह बनती हैं। पहला, जो कॉपर सल्फेट हमने लिया है वो डाइल्यूट है, यानी उसकी कैपेसिटी कम है, लेस रिएक्टिव है वो। ऐसे ही कॉपर जो है वो भी एक लेस रिएक्टिव मेटल है। तो इनमें बहुत ही स्लो प्रोसेस होगी, बहुत ही कम, जो दिखाई नहीं देगी। आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर मैं आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखता हूं तो क्या देखने को मिलता है? बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर जो SO4 यहाँ पर बनता है सल्फेट, उसको हटा देगा। कॉपर वहां से डिस्प्लेस, और कॉपर हटते ही जो SO4 है वो आयरन के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर ये रिएक्शन जैसे दिखाई गई है। आयरन यानी Fe कॉपर सल्फेट के साथ हमने जोड़ा, जोड़ते ही आयरन सल्फेट अलग और कॉपर अलग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। सलोनी एक लड़की है, took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in test tube। बर्निंग कोल को, चारकोल को एक टेस्ट ट्यूब में रखती है, उससे प्रोड्यूस होने वाली गैस को वो एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लेती है। तो वो उस गैस का नेचर फाइंड करती है पहली एक्टिविटी में। तो हम पाते हैं कि जब कार्बन को जलाया जाता है, चारकोल को जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो एक्सपेरिमेंट करती है कोई, उसको चेक करती है कि वो एसिड है या बेस है, तो हमें पता है कि पानी में अगर CO2 मिलेगी तो वो कार्बोनिक एसिड बना लेगी, और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगी, यानी कि वो एसिडिक नेचर शो करेगी।
अब इसकी अगर हमें रिएक्शन लिखनी हो तो यहाँ पर ये लिखी गई है। चारकोल जो लिया गया है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीजन O2, रिजल्ट में हमें CO2 मिलेगी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर काम कर रहे थे। अगर हमें ये रिएक्शन लिखनी हो कि कार्बोनिक एसिड कैसे बन गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CO2 प्लस H2O यानी वाटर, जैसे ही मिलते हैं दोनों H2CO3 बन जाता है यानी कार्बोनिक एसिड, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, यानी एसिडिक नेचर वहां से प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, वन डे रीटा वेंट टू ए ज्वेलर शॉप विद हर मदर। यहाँ पर एक घटना बताई गई है कि एक लड़की रीटा है जो अपनी माँ के साथ ज्वेलर की शॉप पे जाती है। हर मदर गैव एन ओल्ड गोल्ड ज्योमेट्री ज्वेलरीज टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। यहाँ पर जो उसकी माँ है उस लड़के की, वो गोल्ड स्मिथ यानी सुनार को एक अपनी पुरानी ज्वेलरी देती है पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे बोट द ज्वेलरी बैक, अगले दिन जब वो उसे वापस लेने जाते हैं तो वह पाते हैं कि दे फाउंड दैट देयर वाज ए स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, कि उस ज्वेलरी का वेट थोड़ा सा कम हो गया है। कैन यू सजेस्ट ए रीजन फॉर द लॉस इन वेट, क्या आप इस घटे हुए वजन का कोई कारण बता सकते हैं? तो बड़ा ही आंसर यहाँ पर बिल्कुल सिंपल बन जाता है कि जब भी कोई गोल्ड ऑर्नामेंट को सुनार साफ करता है, मतलब पॉलिश करता है उसको, तो उसे वो एक मिक्सर में डाल देता है और वो मिक्सर एक्वारेजिया कहलाते हैं, जो कि दो एसिड की कॉम्बिनेशन से बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। जब भी इन दो कॉम्बिनेशन से बने हुए नए एसिड को हम लेते हैं तो वो एक्वारेजिया कहलाता है। ऑन गेटिंग द एनवायरमेंट ऑफ एक्वारेजिया, जैसे ही उस ऑर्नामेंट को, ज्वेलरी को हम इस एक्वारेजिया में डालते हैं, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजोल्व्स एंड इनर शाइनी लेयर अपीयर्स। तो जो गोल्ड के ऊपर रस्ट हो चुका था या एक्सपोज हो चुकी थी जो लेयर, वो खराब हो मतलब उतर जाती है, डिजोल्व हो जाती हैं, और उसके अंदर की जो शाइनी लेयर है, खराब लेयर के ठीक नीचे वाली लेयर, वो बाहर आ जाती हैं। इससे हमें दोबारा चमक देखने को मिलती है। द डिजोल्विंग ऑफ लेयर कोज ए रिडक्शन इन द वेट ऑफ ज्वेलरी। और ये जो डिजोल्विंग हुई है लेयर की, इसी की वजह से जो है वेट रिड्यूस हो गया है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो गोल्ड ज्वेलरी थी उसको एक्वेरिजिया में डुबोया गया, उसमें डुबोते ही अपर लेयर क्या हो गई, उतर गई, और अपर लेयर उतरने से नीचे की जो लेयर है वो शाइनी, वो चमकने लगी, जिसे हम पॉलिश कह रहे हैं। पॉलिश नहीं है एक्चुअली, वहां से ऊपर की लेयर हटाई गई है। ऊपर की लेयर जो हट गई है, और वो ऊपर की लेयर का जो वजन था वो क्या हो गया, अब एक्वारेजिया में घुल चुका है, इसीलिए उसका जो एक्चुअल वेट है वो अब कम शो हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज के, ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है क्लास 8 साइंस से, जिसका टाइटल था मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर में हमने बेसिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, और उनको आपस में कंपेयर किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनको तैयार करें। ओके, ऑल द बेस्ट।